कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, कि टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, कि टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पे। तो मेरे भाई, इस जो वीडियो है इसमें हम जो बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए इतिहास यानी सोशल साइंस एसएसटी जो बुक है ना, उसी का एक बुक आता है इतिहास। उसी जो बुक है उसी का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सिर्फ 5 प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे, जो 2023 में एग्जाम देने वाले जो हमारे विद्यार्थी है ना, उन सभी के लिए सबसे ज्यादा वह महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। तो सभी प्रश्न को, पांचों जो प्रश्न है उस सबको बारी बारी से पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर से आपको यह समझने में कोई तकलीफ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका आंसर बहुत ही लॉजिक वे में, आसान भाषा में, जिस सरल भाषा में जो आपको याद हो सके उस भाषा में हम आपको लेकर आए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करके आराम से लिख लीजिएगा। बार बार हमें कमेंट सेक्शन में नहीं कमेंट कीजिएगा कि सर इसका पीडीएफ नोट्स हमें प्रोवाइड कराइए। तो मेरे भाई, आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो सब बात हमें नहीं बताइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचता है। मैं आपको यह वीडियो है 11 बजे रात को आज मैं शूट कर रहा हूं आपके लिए। 2023 में आपको यानी आप में है दम तो टॉपर बनाएंगे हम, इसी व्यू से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर से आप लोगों को 2023 में अच्छा मार्क्स लाना है, अपने स्कूल में टॉप करना है, अपने राज्य में टॉप करना है, तो हमारे साथ बने रहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई। तो हम इतिहास के इसमें 5 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे। अगर से अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा मेरे भाई। तो जो पहला प्रश्न है इतिहास का, जो इतिहास बुक है उसका पहला जो प्रश्न है ना, उसका पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद होता क्या है मेरे भाई, इसी के बारे में यह प्रश्न है। लाजवाब प्रश्न है। क्या है इसका आंसर हम समझते चलेंगे। क्या है राष्ट्रवाद? आधुनिक विश्व की, जो अभी का जो विश्व है, अभी का जो देश है, वही कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक चलता है उसके जागृति का प्रतिफल है, उसी का यह नतीजा है, उसी का यह प्रतिफल है। अभी का जो वर्ल्ड है, अभी की जो दुनिया है, राष्ट्रवाद उसी का क्या है, तो उसी का राजनीतिक, इसका जो राजनीतिक चलता है उसी का एक प्रतिफल है। कैसा प्रतिफल है कि एक ऐसी भावना है, ऐसी एक भावना है जो किसी भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता की वाहक बनती है। फिर से इस परिभाषा को समझेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या चीज है। तो राष्ट्रवाद क्या है? जो अभी का दुनिया है इसकी राजनीति का एक प्रतिफल है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अभी के जो दुनिया में हम जो जी रहे हैं इसी के राजनीतिक जागृति का एक प्रतिफल है राष्ट्रवाद। यह एक ऐसी भावना है, बता रहा है कि एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, राजनीतिक, संस्कृति, सामाजिक परिवेश में, सामाजिक जो परिवेश में रहने वाले लोगों की जो एकता की वाहक बनती है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। हमको जोड़े हुए रहता है। अभी की जो विश्व की जो राजनीतिक है, हमें जो जोड़ कर रखता है ना, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं मेरे भाई। इस आंसर को आप समझ गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे हमारे साथ आप लिख लीजिएगा, जो आपको पूरा समझ में आ गया। पूरा लॉजिक वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई। तो इस वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा भाई। फिर अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेजनी महाशय कौन थे। जो मेजनी जी थे वो एक महाशय थे, वो तो कौन थे व्यक्ति भाई? मेजनी कौन था? आपसे प्रश्न पूछता है सोशल साइंस में, इतिहास में, क्योंकि सोशल साइंस का जो एग्जाम होता है ना उसमें पार्ट बाय पार्ट करके देता है। ऊपर लिखा रहता है इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, उस सभी का क्वेश्चन ऊपर दिया रहता है। हेडिंग इतना नंबर का, इतना नंबर का, सब रहता है। उस तरह से प्रश्न अपने आपको बनाने रहते हैं। तो आता है कि मेजनी जो महाशय थे वह कौन थे। मेजनी कौन थे? तो चलिए समझते हैं कि मेजनी कौन थे। तो क्या है, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, देश हित के लिए वो बात का समर्थन करता था, और योग एक सेनापति था बेचारा। जो मेजनी थे एक महान व्यक्ति है, यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि मेजनी साहित्यकार थे,
गणतांत्रिक थे, देश के बारे में सोचने गणतांत्रिक विचारों उसका वे समर्थक थे और एक बहुत अच्छे सेनापति थे। उसमें आदर्श गुण अधिक थे, यानी उसके पास आदर्श वाले जो गुण हैं वह अधिक थे, और जो व्यवहारिक जो गुण होता है ना, घर के आसपास की ग्रामीण परिवेश की जो व्यवहारिक गुणे होती है वह बहुत कम था। लेकिन उसमें एक बात क्या था, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या था, तो महत्वपूर्ण योगदान था। इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे हम लोग कि मेजनी भाई महाशय कौन थे। तो मेजनी क्या करा है, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। जो मेजनी था वह गणतांत्रिक विचारों का जो समर्थक थे और एक सेनापति थे, और उसमें क्या था, धार्मिक गुण उसमें आदर्श गुण अधिक था। उसके पास जो आदर्श गुण, किसी की सम्मान करना, आदर करना, वह सब गुण उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद थे। लेकिन उसके पास जो उनके पास जो थे व्यवहारिक जो गुण होता है, ग्रामीण परिवेश की जो कुछ गुणे होती है, भावनाएं होती है, वह उनके पास कम थी। और इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो मेजनी का था। अब से क्वेश्चन पूछते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसमें मेजनी हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर है, तो ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मेजनियों के योग्य क्या थे, तो योग्य सेनापति थे। अब क्या ऑब्जेक्टिव यहां से भी आपको कंप्लीट होती जाएंगे मेरे भाई। अगर जब आप ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी उसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व बाजार, जो विश्व बाजार जो होता है ना, विश्व बाजार किसे कहते हैं, विश्व बाजार क्या होता है उसको समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि उस तरह के बाजार को, यानी वैसे बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे, यानी वैसे बाजार को कहेंगे। तो कैसे बाजार को कहेंगे, तो समझिए मेरे भाई, पूरा आपको समझ में आएगा कि उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों से, जहां विश्व के सभी देशों के, वैसा बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम जनताओं के लिए, आम लोगों के लिए, चाहे आम जनता के खरीद के लिए उपलब्ध हो, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। जैसे में है क्या, जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो मुंबई है। इस जो प्रश्न नंबर 3 है विश्व बाजार, इसको फिर से हम समझेंगे कि विश्व बाजार किसे कहते हैं या विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा कि उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे, यानी वैसे जो बाजार है उसको हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं, जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जहां तक यानी विश्व की वैसा वस्तु होती है जहां हम एक आम आदमी उस वस्तु को खरीद सकता, उस बाजार में जाकर, उस मार्केट में जाकर, उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहते हैं या कहेंगे। जैसे में दिया हुआ है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई है, तो आर्थिक राजधानी मुंबई, यानी वहां एक विश्व बाजार लगता है जहां विश्व के सभी देशों के सामान वहां आम लोगों के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो विश्व बाजार है वह, यानी भारत की, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 सब आपका जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, मेरे छोटे वाले भाई। तो क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं है, इसकी बाधाएं क्या थी, एकीकरण क्यों नहीं हुआ जर्मनी, उसकी बाधाएं क्या है, उसी के बारे में यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य हो गया था। जो जर्मनी था वो पूरी तरह से, एक तरह से विखंडित राज्य हो गया था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। यानी फिर से समझेंगे कि जो जर्मनी है वह पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 कितने, तो 300 छोटे बड़े क्या हो गए थे उसमें, तो राज्य हो गए थे जर्मनी में। ठीक है, उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। यानी उसमें वहां का धार्मिक धर्म भी खराब हो चुका था, राजनीतिक भी बहुत गंदी हो चुकी थी, और इसमें आता है सामाजिक विषमताएं, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे से अलग रहना, ये सब जो विषमताएं वहां पे बहुत मौजूद हो गई थी। फिर से समझेंगे मेरे भाई कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या हो गया था कि जर्मनी पूरी तरह से एक विखंडित राज्य बन गया था, जिसमें कितना 300 छोटे बड़े राज्य हो गए थे, और उसमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जो विषमताएं होती है, कुरीतियां जो होती है,
वह सब वहां उसमें क्या था तो मौजूद थी। वहां प्रसाद शक्तिशाली, वहां का जो राज्य है यानी प्रसाद शक्तिशाली राज्य था, यानी प्रसा का राज्य था, एवं अपना जो प्रभाव है वह बनाए हुए था, वहां अपना धाक जमाए हुए था, वह किसी को वहां आने नहीं देता था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, जो मैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझा दिया, तो वही कह रहा है कि उसमें जो है जर्मन जो है, पहले जो जर्मन था वहां वो वैसे उस तरह की राष्ट्रवाद भावना उसमें थी नहीं। राष्ट्रवाद की भावना का क्या हो गया था, उसमें अभाव हो गया था। अभाव क्यों हो गया था, क्योंकि वहां पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक विषमताएं मौजूद हो गई थी, आ चुका था, बाहरी दुनिया की बातें उसमें आ चुकी थी, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को गलत साबित करना, वहां पे वह विषमताएं मौजूद थी, क्योंकि और वहां पे जर्मन राज्य का कोई राष्ट्रवाद नहीं था। वही इसमें कह रहा है कि उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण की मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, यानी जो एकीकरण होने वाली बात थी वो उनके समक्ष नहीं था। फिर से समझेंगे इसकी क्वेश्चन को कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, यहां तक हो गया। फिर कह रहा है इनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। वहां प्रशासन शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव वहां पर वह बनाया हुआ था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद भावना का अभाव था, ठीक है, जिसके कारण एकीकरण की मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। ये इसका क्वेश्चन हो गया। जो मैं पूरे प्रश्न जो आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यह आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, हर एक पार्ट वीडियो को जो मिलेगा उसमें 5 प्रश्न के बारे में मेरे भाई बात करेंगे आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वही मैं बार बार कहता हूं कि इसको पूरा दिखेगा, इसको लिखकर आराम से याद कीजिएगा। अगर से आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो वहां पे इसका आंसर लिखाया गया होगा। सब टीचर अपने हिसाब से इसका आंसर लिखता है। अगर जो वह आंसर याद नहीं हो रहा है तो इस आंसर को लिखकर याद कर लीजिए, नहीं तो वह क्वेश्चन का आंसर याद हो रहा है तो वही रहने दीजिए। ये नहीं कि मेरा वाला ही याद कीजिए चाहे वो याद कीजिए, उससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर थोड़ा इधर उधर डिफरेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। तो उस चीज को आप वहां पे याद कर लेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूं आपको याद करने के लिए, लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। फिर अगला प्रश्न आता है 5 नंबर, यानी इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। क्या आता है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। ये जो गांधी जी की जो यात्रा चालू हुई थी, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वह यात्रा का उद्देश्य क्या था, यानी गांधी जी का जो दांडी यात्रा था ना, उसका क्या उद्देश्य था। अब दांडी नमक यहाँ पे नहीं कहने लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिलेटेड उसी से आता है, दांडी से, दांडी नमक से, बस इसी चीज को समझना है हमें कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इसका आंसर है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यानी किस आंदोलन की शुरुआत, आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आते हैं, ठीक है। यानी पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे की, तो दांडी यात्रा से की थी, ठीक है। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था, यानी जो समुद्र है उसके पानी से नमक बना देना है और जो कानून बनना है उसको तोड़ देना, उसका उल्लंघन कर देना है, ठीक है, उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, ठीक है। फिर से समझेंगे कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था कि उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करना था गांधी जी को। तो उन्होंने इस क्या किया, तो नमक यानी जो समुद्र की पानी है उसको जमा कर उससे नमक बनाकर और उसके कानून को उल्लंघन कर देना, कोई भी कानून है उसको उल्लंघन कर देना। और उसका गांधी जी जो चीज का विरोध करते थे, पूरा देश उनके साथ विरोध करता था, वही बात है। फिर से इस आंसर को हम समझेंगे। क्या कर रहा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी, तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो दांडी यात्रा से हुई थी। फिर कर रहा है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो समुद्र के पानी से क्या बनाना, तो नमक बनाकर कानूनों का क्या करना था, तो उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। यह जो 5 प्रश्न है आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम प्रश्न के बारे में डिस्कस किए हैं। सोशल साइंस का आता है इतिहास, जो है ना किताब, एक इतिहास बुक है, उसी का 5 प्रश्न के बारे में दोस्त इस वीडियो में हम डिस्कस कर दिए हैं।
ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर करेंगे, जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर भी आपको कैसा लगा है, किस तरह से वीडियो आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।